मैं डॉक्टर GDS बग्गा, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज धमदा, डिस्ट्रिक्ट दुर्ग, छत्तीसगढ़। मेरा ये वीडियो एमकॉम 4th सेम बैंकिंग प्रैक्टिस यूनिट 5 विषय है, चैप्टर है अग्रिम के लिए प्रतिभूतियां। इस टॉपिक पे मैं ये वीडियो लेक्चर आपके सामने लेकर आया हूं। सबसे पहले हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं सुरक्षित अग्रिम प्रदान करने के सिद्धांत। यूनिट 5 के पाठ्य सामग्री में सबसे पहला है सुरक्षित अग्रिम प्रदान करने के सिद्धांत। इसके अध्ययन करने के पूर्व मैं बैंक के संबंध में यह बताना चाहता हूं कि बैंक का तात्पर्य समाज की उन संस्थाओं से लिया जाता है जो समाज के अलग अलग वर्गों से उनकी बचतों को जमा के रूप में प्राप्त करते हैं और जमा राशि को दूसरे को ऋण के रूप में वितरित करते हैं। इसलिए बैंक के संबंध में कहा जाता है कि बैंक वह संस्था है जो दूसरों से जमा प्राप्त करती है और दूसरे को ऋण के रूप में राशि वितरित करती है। अब प्रश्न उठता है कि जब बैंक दूसरे से जमा प्राप्त करती है, वो दूसरे की राशि है, और जब इस राशि को वह ऋण के रूप में वितरित करती है, तो ऋण के रूप में वितरित करने के पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि उसकी ऋण नीति सफल रहे और वर्तमान प्रतिस्पर्धी बैंकिंग व्यावसायिक जगत में वो सफल स्वरूप धारण कर सके। इसका पहला सिद्धांत है कि जब भी बैंक अपनी जमा राशि ऋण के रूप में वितरित करती है तो उसे सुरक्षा का विशेष ध्यान में रखना चाहिए। सुरक्षा का तात्पर्य क्या है कि जिस पक्षकार को वो ऋण के रूप में राशि दे रही है वह आर्थिक रूप से सशक्त होना चाहिए ताकि समय पर वह ऋण का भुगतान कर सके, उसका चरित्र व्यवहार अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा बैंक को ऋण देते समय इस बात का भी ध्यान में रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को वो ऋण दे रहा है वह केवल ऋण राशि से अपना धंधा शुरू ना करे, वरन अपने स्वयं की पूंजी भी उस व्यवसाय में लगाए ताकि उस व्यवसाय के प्रति उसका अट्रैक्शन बना रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो केवल बैंक के लोन से धंधा कर रहा है। तो ऋण देते समय बैंक को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कितना पैसा वो बैंक से ऋण के रूप में ले रहा है और कितना स्वयं का पैसा उस धंधे में लगा रहा है। एक बैंक को ऋण देते समय सूचना भी प्राप्त करना चाहिए, जैसे यदि बैंक असुरक्षित ऋण दे रहा है तो ऋण की राशि 5 लाख रुपए से अधिक है, सुरक्षित ऋण दे रहा है तो उसकी राशि 25 लाख से अधिक है, तो इस दशा में बैंक को यह अधिकार है कि वो रिजर्व बैंक की साख सूचना केंद्र से सूचना प्राप्त कर सकता है कि जिस व्यक्ति को वो ऋण दे रहा है उसकी स्थिति क्या है। इसके अलावा बैंक को यह अधिकार है कि जिस व्यक्ति संस्था को वो ऋण दे रहा है उसके बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसकी आर्थिक और लाभदायकता की स्थिति का भी वो अध्ययन कर सकता है। बैंक को यह भी अधिकार है कि वो उस व्यक्ति से संबंधित अन्य व्यक्तियों से भी उस व्यक्ति के बारे में जानकारी पूछ सकता है कि वो व्यक्ति है कैसा। बैंक को यह भी अधिकार है कि वो आवश्यकता पड़ने पर उस ऋणी को भी अपने बैंक में बुला सकता है कि आप बैंक में आइए और आपसे जानकारी लेना है। इस प्रकार बैंक रिजर्व बैंक से उस संबंधित व्यक्ति के बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, अन्य व्यक्तियों से और स्वयं बुलाकर ऋणी व्यक्ति की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा एक बैंक जब एक व्यक्ति को ऋण देता है तो ऋण देते समय इस बात का भी ध्यान में रखता है कि वो किस उद्देश्य से ऋण ले रहा है। सामान्यतः ऋण का उद्देश्य उत्पादक कार्य के लिए भी हो सकता है। यदि एक ऋणी उत्पादक कार्य के लिए ऋण लेता है तो बैंक उसे आसानी से स्वीकृत कर सकता है, परंतु यदि वह एक संपत्ति को खरीदने के लिए ऋण ले रहा है तो ऐसी दशा में बैंक को इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि उस व्यक्ति की आमदनी की क्षमता क्या है, बचत की क्षमता क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए फिर ऋण स्वीकृत करना चाहिए। यदि एक व्यक्ति बैंक से लोन इसलिए ले रहा है कि वो अपने दायित्वों का भुगतान कर सके तो ऐसे समय बैंक सामान्यतः ऋण की राशि
स्वीकृत नहीं करता, क्योंकि लिया गया पैसा वो दायित्वों के भुगतान में कर देगा तो ऋण की राशि भुगतान करने में उसको कठिनाई हो सकती है। इसके अलावा जब एक बैंक ऋण राशि स्वीकृत करता है तो वो बैंक की तरलता को भी ध्यान में रखता है। बैंक की तरलता का मतलब क्या है कि बैंक के पास इतनी नगद पूंजी होनी चाहिए कि जमाकर्ता यदि बैंक में आकर अपनी जमा राशि की मांग करते हैं तो उसे वापस दिया जा सके, या अचानक कोई ऐसा पक्ष आता है जो तत्काल ऋण चाहता है तो उसे ऋण दिया जा सके। तो ऋण की स्वीकृति के देते समय बैंक ये भी ध्यान में रखता है कि बैंक की तरलता में कमी नहीं आना चाहिए। जब बैंक ऋण की राशि स्वीकृत करता है तो ये भी देखता है कि वो बैंक के लिए कितना लाभदायक है, क्योंकि बैंक ऋण देता है, ऋण से ब्याज कमाता है, वही ब्याज बैंक की आय का स्रोत होता है। इसी से वह जमाकर्ता को ब्याज का भुगतान करता है, इसी से अंशधारियों को लाभांश का भुगतान किया जाता है, इसी से बैंक के कर्मचारियों का वेतन दिया जाता है। इसलिए बैंक ऋण राशि स्वीकृत करने के पूर्व अपनी लाभदायकता को भी ध्यान में रखता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु जोखिम का विभाजन है। जोखिम के विभाजन का तात्पर्य क्या है? जोखिम के विभाजन का तात्पर्य है कि बैंक अपनी जमा राशि किसी एक व्यक्ति को, किसी एक संस्था को, किसी एक क्षेत्र को नहीं देता, वरन अलग अलग व्यक्तियों में, अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में बांट कर देता है, क्योंकि यदि एक क्षेत्र में असफलता होती है तो समग्र पर उसका प्रभाव न्यूनतम हो सके। इसके अलावा जब बैंक अपनी ऋण राशि स्वीकृत करती है तो स्वीकृत करते समय 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 पर सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को भी ध्यान में रखती है कि सरकार ने कोई विशेष निर्देश दिए हैं क्या कि इस क्षेत्र में पैसा लगाया जाए, इन व्यक्तियों को पैसा दिया जाए, इन संस्थाओं को पैसा दिया जाए। यदि इस प्रकार का सरकार के द्वारा कोई निर्देश दिया गया है तो बैंक ऋण राशि स्वीकृत करते समय उनका भी ध्यान रखती है। ये वो आधार हैं जिन आधारों पर एक बैंक ऋण राशि स्वीकृत करती है। अब हम इस यूनिट के सबसे महत्वपूर्ण भाग पे आते हैं कि विभिन्न प्रतिभूतियां हैं जिनकी जमानत के आधार पर बैंक ऋण देता है। इसमें सबसे पहली प्रतिभूति है माल। अब प्रश्न उठता है कि माल का तात्पर्य क्या है? तो बैंक के संदर्भ में माल का तात्पर्य तीन प्रकार की चीजों से लिया जाता है। एक कृषि उत्पाद जिसमें खाद्यान्न, तिलहन, चाय, कॉफी, जूट आदि को शामिल किया जाता है। दूसरा खनिज उत्पाद, इसमें स्वर्ण, रजत, लोहा, कोयले को शामिल किया जाता है। इसी प्रकार तीसरा निर्मित माल जिसमें कपड़े, लोहा, कागज, इस्पात एवं सीमेंट आदि को शामिल किया जाता है। ये सभी चीजें क्या कहलाती हैं? माल। इन्हीं माल की जमानत के आधार पर, प्रतिभूतियों के आधार पर बैंक ऋण प्रदान करता है। इसलिए इन प्रतिभूतियों को बैंक के दृष्टिकोण से बीमा माना जाता है कि यदि ऋणी अपने ऋण का भुगतान नहीं करता तो इन प्रतिभूतियों को, इस माल को बेचकर हम अपनी ऋण राशि वसूल कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि बैंक माल की जमानत के आधार पर ऋण देता है तो बैंक को क्या लाभ हो सकता है? तो सबसे पहला लाभ है कि माल की जमानत के आधार पर यदि वो ऋण देता है तो उसके पास जमानत के रूप में मूर्त और मूल्यवान संपत्तियां रहती हैं जिसे आवश्यकता पड़ने पर बेचकर अपनी ऋण राशि बैंक वसूल कर सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण है कि विक्रयशीलता। विक्रयशीलता का मतलब क्या है? कि हम आसानी से उसे बेच सकते हैं। चल संपत्ति का एक लाभ यह भी है कि चल संपत्ति को समय पड़ने पर आसानी से उसे बेचकर ऋण राशि का प्रबंध किया जा सकता है। यदि बैंक माल की जमानत के आधार पर ऋण देता है तो एक लाभ यह भी होता है कि चल संपत्तियों का मूल्य बाजार से आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए चल संपत्तियों के मूल्य के निर्धारण में सरलता आती है। चल संपत्ति की जमानत के आधार पर ऋण देने से बैंक को यह भी लाभ है कि सामान्यतः ये ऋण मौसमी ऋण, अल्पकालीन ऋण होता है जिसके कारण यह राशि शीघ्र वसूल हो जाती है।
माल के आधार पर ऋण देने से बैंक को एक लाभ ये भी है कि सामान्यतः माल के मूल्यों में उतना उतार चढ़ाव नहीं होता, जिसके कारण जोखिम तुलनात्मक रूप से कम होता है। यद्यपि माल की जमानत के आधार पर ऋण देने से बैंक को लाभ होता है, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कोई रिस्क नहीं है। रिस्क है, जब रिस्क है तो सावधानियां भी अपेक्षित हैं। इस संदर्भ में मैं सबसे पहले बात कहना चाहूंगा कि यदि माल की जमानत के आधार पर बैंक ऋण देता है तो माल के क्षयशील होने का भय रहता है, वो खत्म हो सकता है, उसके मूल्य में कमी आ सकती है। इसलिए माल का मूल्यांकन विशेषज्ञों के द्वारा कराया जाना चाहिए ताकि उसके बाद ऋण दिया जा सके। इसकी दूसरा सावधानी है मूल्यांतर। मूल्यांतर का तात्पर्य क्या है कि जो माल हम प्रतिभूति के रूप में स्वीकार करते हैं उसका मूल्य क्या है और हम जो ऋण राशि स्वीकृत करते हैं उनमें अंतर होना चाहिए। यानी मान लीजिए माल का मूल्य है 1 लाख रुपया, तो ऐसी दशा में बैंक को 1 लाख से कम 50 से 70 हजार तक का लोन स्वीकृत करना चाहिए। पर्याप्त मूल्यांतर रखना चाहिए। इसके अलावा माल की जमानत के आधार पर ऋण देते समय बैंक को माल का सत्यापन विशेषज्ञों के द्वारा कराया जाना चाहिए कि माल अच्छी क्वालिटी का है, जीवन उसका अच्छा है, बिक सकता है, तभी माल की जमानत के आधार पर ऋण देना चाहिए। माल की जमानत के आधार पर ऋण देते समय बैंक को अपने पास अच्छा गोदाम होना चाहिए ताकि सुरक्षित रखा जा सके और बीमे की सुविधा भी होनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की हानि की संभावना ना रहे। एक महत्वपूर्ण समस्या किस भुगतान की होती है? किस भुगतान का तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति ने 2 लाख रुपया ऋण लिया और वो एक साथ इसका भुगतान नहीं करता, वरन किस्तों में भुगतान करके किस्तों में माल ले जाता है। तो ऐसी दशा में बैंक को ध्यान क्या रखना चाहिए कि वो जितनी माल जमानत के रूप में रख रहा है उसका रिकॉर्ड रखे, जो माल जिस समय पे वापस दे रहा है उसका रिकॉर्ड रखे, जो माल बच गया है उसका रिकॉर्ड रखे, ताकि किसी प्रकार का संदेह या संबंधों में दुराव उत्पन्न ना हो। एक महत्वपूर्ण चीज है गोदाम में सार्वजनिक सूचना। इसका मतलब क्या है कि जिस गोदाम में हम माल रखते हैं उसमें एक सार्वजनिक स्तर पर सूचना टांग देनी चाहिए कि इस गोदाम में रखा गया माल बैंक को प्रतिभूति के रूप में दिया गया है, ताकि वो व्यक्ति उस माल की जमानत के आधार पर फिर से ऋण प्राप्त ना कर सके या विक्रय का सौदा ना कर सके। ये वो सावधानियां हैं। इस पूरे अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि बैंक को माल की जमानत के आधार पर एक ऐसे पक्षकार को ऋण देना चाहिए जो प्रतिष्ठा वाला हो और ख्याति वाला हो, जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। ये पहला आधार माल था जिसकी जमानत के आधार पर बैंक अपने साथियों को, अपने ऋणदाताओं को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराता है। अब जमानत के रूप में दूसरा तत्व आता है जो महत्वपूर्ण है, स्कंध विनिमय विपत्र। अब प्रश्न उठता है कि स्कंध विनिमय विपत्र किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर सरल शब्दों में दिया जा सकता है कि स्कंध विनिमय विपत्र का तात्पर्य उन प्रतिभूतियों से लिया जाता है जिसका विपणी बाजार में सूचीबद्ध होता है और जिनका नियमित लेन देन होता है। यदि ऐसी स्कंध विनिमय विपत्रों के आधार पर बैंक ऋण की सुविधा अपने ऋणी को उपलब्ध कराता है तो बैंक को क्या लाभ हो सकता है? यदि इसके संदर्भ में चर्चा करें तो पहला लाभ विक्रयशीलता के रूप में नजर आता है कि ऐसी स्कंध विनिमय विपत्र विपणी बाजार में आसानी से बेची जा सकती है, आसानी से बेची जा सकती है, इसलिए ऐसी प्रतिभूतियों में विक्रयशीलता का गुण होता है। दूसरा लाभ है चूंकि इन्हें आवश्यकता अनुसार आसानी से बेचा जा सकता है, इसलिए इसमें तरलता का भी गुण होता है। तरलता का तात्पर्य कि जब बैंक को पैसे की आवश्यकता होती है तुरंत प्रतिभूति को बेचकर पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा लाभ है कि ऐसी प्रतिभूतियों का स्वामित्व विपणी बाजार में उल्लेखित होता है, जिससे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि इन प्रतिभूतियों का स्वामी कौन है। इन प्रतिभूतियों की जमानत के आधार पर ऋण देने से एक लाभ यह भी है कि इसमें स्वामित्व का हस्तांतरण मात्र सुपुर्दगी से किया जा सकता है। एक लाभ यह भी है
कि यदि इन प्रतिभूतियों के मूल्यों की जानकारी हम प्राप्त करना चाहें तो समाचार पत्रों की मदद से, टेलीविजन में उपलब्ध सूचनाओं की मदद से या बाजार की मदद से इन प्रतिभूतियों के मूल्यों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और इन ऋण देते समय इस बात का भी ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी प्रतिभूतियों की जमानत के आधार पर ऋण देना चाहिए जो श्रेष्ठ प्रतिभूतियां हैं, क्योंकि श्रेष्ठ प्रतिभूतियों की मांग और पूर्ति में स्थिरता रहती है। स्थिरता रहने के कारण ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में परिवर्तन भी उतने नहीं आते। स्कंद विनिमय विपत्र की जमानत के आधार पर ऋण देने से बैंक को यह भी लाभ है कि इसे लाभांश या ब्याज के रूप में नियमित आय होती है। इस नियमित आय का समायोजन हम ऋण राशि से कर सकते हैं। एक लाभ यह भी है, यदि स्कंद विनिमय विपत्र की जमानत के आधार पर बैंक लोन देता है तो एक लाभ यह भी है कि इनकी व्यवस्था करने में और आवश्यकता पड़ने पर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में भी सरलता होती है। अन्य प्रतिभूतियों की तुलना में इन प्रतिभूतियों में कम खर्च आता है। अब ये प्रश्न उठता है कि यद्यपि स्कंद विनिमय विपत्र के जमानत के आधार पर ऋण देने से अनेक लाभ हैं, परंतु इन लाभों के साथ साथ ऐसी प्रतिभूतियों की जमानत के आधार पर ऋण देना रिस्की भी होता है, जोखिमपूर्ण भी माना जाता है, इसलिए सावधानियां भी अपेक्षित हैं। सबसे पहला है आंशिक प्रदत्त अंश। आंशिक प्रदत्त अंश का तात्पर्य क्या है कि कंपनी द्वारा जारी वे अंश जिनके पूरे मूल्य का भुगतान अभी नहीं हुआ है उसे अंशतः भुगतान वाले अंश कहते हैं। एक बैंक को ऐसी अंशों की जमानत के आधार पर ऋण नहीं देना चाहिए, क्योंकि भय रहता है कि यदि कंपनी ने शेष मूल्य की याचना कर दी और उस मूल्य का भुगतान नहीं हुआ तो उन अंशों का हरण हो सकता है, जिससे बैंक को नुकसान हो सकता है। दूसरी बात है पूर्वाधिकार अंश के प्राथमिकता। जब एक कंपनी दो प्रकार के अंशों को जारी करती है, एक समता अंश और एक पूर्वाधिकारी अंश। पूर्वाधिकारी अंश की विशेषता है कि इसके अंशधारकों को लाभांश प्राप्त करने में प्राथमिकता मिलती है, आवश्यकता पड़ने पर ऋण राशि वापस प्राप्त करने में प्राथमिकता मिलती है। इसलिए पूर्वाधिकार अंशों के जमानत के आधार पर ऋण देना बैंक के लिए अच्छा माना जाता है। एक महत्वपूर्ण है व्यवसाय का स्वभाव। व्यवसाय के स्वभाव का तात्पर्य कि व्यवसाय दो प्रकार के होते हैं, एक स्थिर स्वभाव वाले और एक परिवर्तनशील स्वभाव वाले। यदि अंश ऋण पत्र स्थिर स्वभाव वाले व्यवसाय के हैं तो वो कम जोखिम वाले होते हैं, इसलिए बैंक को ऐसे ही व्यवसाय के अंशों के जमानत के आधार पर ऋण देना चाहिए। एक महत्वपूर्ण है कि मूल्यों में पर्याप्त अंतर होना चाहिए। जिन अंशों, ऋण पत्रों, प्रतिभूतियों के जमानत के आधार पर हम ऋण दे रहे हैं तो उनके मूल्य और दी गई ऋण राशि में पर्याप्त अंतर होना चाहिए। यदि प्रतिभूतियों के मूल्य में कुछ परिवर्तन भी आता है तो बैंक को हानि नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में एक ध्यान में रखने योग्य बात यह भी है कि यदि बैंक इन प्रतिभूतियों की जमानत के आधार पर ऋण देता है तो उन प्रतिभूतियों का स्वामित्व उसे अपने नाम में कर लेना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति फिर से उस संपत्ति के जमानत के आधार पर ऋण प्राप्त न कर सके। अभी हमने माल का अध्ययन किया, स्कंद विनिमय विपत्र का अध्ययन किया। जमानत के रूप में रखी जाने वाली तीसरी चीज, तीसरी प्रतिभूति अचल संपत्ति के नाम से जानी जाती है। अब प्रश्न उठता है कि अचल संपत्ति का तात्पर्य क्या है? अचल संपत्ति का तात्पर्य ऐसी संपत्ति से लिया जाता है जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते। सामान्यतः बैंक अचल संपत्ति की जमानत के आधार पर ऋण देना पसंद नहीं करता, क्योंकि इसमें अनेक जोखिम होते हैं, इसलिए बहुत अधिक सावधानियों की अपेक्षा की जाती है। यदि जोखिम और सावधानी का अध्ययन करना चाहें तो सबसे पहला आता है कि अचल संपत्ति की जमानत के आधार पर यदि हम ऋण देते हैं तो उसके स्वामित्व के निर्धारण में कठिनाई आती है। ये निर्धारण करने में बहुत कठिनाई आती है कि जो व्यक्ति अचल संपत्ति के जमानत के आधार पर हमसे ऋण मांग रहा है वो उसका स्वामी है या नहीं। इसलिए विशेषज्ञों की मदद से स्वामित्व का निर्धारण करना चाहिए ताकि बैंक को बाद में कठिनाई ना आ सके।
अचल संपत्ति के जमानत के आधार पर ऋण देने से एक समस्या संपत्ति के मूल्यांकन की भी होती है। संपत्ति का दो मूल्य होता है, एक पुस्त मूल्य और एक बाजार मूल्य। पुस्त मूल्य का मतलब क्या है? व्यवसाय की लेखा पुस्तकों में संपत्ति का जो मूल्य लिखा होता है उसे उसका पुस्त मूल्य कहते हैं, और बाजार में जो उसका मूल्य होता है उसका बाजार मूल्य कहते हैं। विशेषज्ञों की सहायता से हमें उचित मूल्यों के आधार पर उसका मूल्यांकन करना चाहिए ताकि हम ऋण दे सकें। अचल संपत्ति की जमानत के आधार पर ऋण देने से एक जोखिम यह भी रहता है कि हमारे देश में अनेक ऐसे कानून हैं जिसमें वैधानिक प्रतिबंध लगाया गया है कि अचल संपत्ति को आवश्यकता पड़ने पर हम बेच नहीं सकते। जैसे यदि कृषक की किसी भूमि की जमानत के आधार पर बैंक ऋण देता है तो आवश्यकता पड़ने पर ऐसी संपत्ति को बेचने में कठिनाई होती है। हिंदू मुस्लिम एक्ट के अंतर्गत ऐसे कुछ प्रावधान है जिसमें संपत्ति के स्वामित्व के निर्धारण में अनेक कठिनाइयां आती हैं। इसलिए सामान्यतः बैंक ऐसी संपत्तियों की जमानत के आधार पर ऋण देते समय विशेषज्ञों की सहायता लेते हैं। यदि स्थायी संपत्ति की जमानत के आधार पर ऋण दिया जाए तो उस संपत्ति की देखरेख में हमें खर्च करना पड़ता है, समय, श्रम, राशि व्यय आता है ताकि वो संपत्ति सफलतापूर्वक बैंक के पास रहे। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण समस्या रहती है कि यदि अग्नि, वर्षा, भूकंप या अन्य प्राकृतिक प्रकोपों से अचल संपत्ति नष्ट हो जाती है तो बैंक को नुकसान हो सकता है। इसलिए यदि बैंक अचल संपत्ति की जमानत के आधार पर ऋण देती है तो उसका बीमा करा लेती है। अचल संपत्ति की जमानत के आधार पर ऋण देते समय बैंक यह भी ध्यान में रखती है कि अचल संपत्ति का मूल्य और दी गई ऋण राशि में पर्याप्त मूल्यांतर होना चाहिए ताकि किसी प्रकार का नुकसान ना हो सके। अचल संपत्ति की जमानत के आधार पर ऋण देते समय बैंक ये भी ध्यान में रखता है कि उस अचल संपत्ति के जमानत पर पूर्व में कोई ऋण ना दिया गया हो, पूर्व में दायित्व ना डाला गया हो, तभी अचल संपत्ति की जमानत के आधार पर दिया गया ऋण अच्छा माना जा सकता है। इस लेक्चर में मैंने 4 बातें बताई कि एक, सुरक्षित ऋण किस तरह दिया जा सकता है, माल की जमानत के आधार पर ऋण देते समय हमको क्या लाभ होते हैं, क्या कठिनाइयां और क्या सावधानियां रखनी चाहिए, स्कंद विनिमय विपत्र किसे कहते हैं, इनके जमानत के आधार पर यदि हम ऋण देते हैं तो हमको क्या लाभ हो सकता है, क्या सावधानियां एवं जोखिम अपेक्षित हैं। और एक अचल संपत्ति के बारे में हमने अध्ययन किया कि अचल संपत्ति की जमानत के आधार पर ऋण देने से क्या क्या जोखिम है और हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इस वीडियो लेक्चर के पहले भाग में मैंने इन 3 संपत्तियों के बारे में बताया। यदि इसके संबंध में किसी भी परीक्षार्थी को कहीं भी समझने में कठिनाई हुई हो या किसी बिंदु पर और जानकारी की आवश्यकता हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखकर मुझे सूचित करें। मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। थैंक यू।